Hello, students. In today's class, we are going to do simple, compound, and complex sentences. एंड सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का जो टॉपिक है वो स्कूल टाइम से ही हम सबके लिए बहुत ही ट्रबलसम, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहा है और हमारे काफ़ी मार्क्स इसमें कटते थे और हमें कभी समझ नहीं आता था। और फिर उसके बाद स्कूल पास आउट होने के बाद भी ये टॉपिक हमको सारे एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है ना। तो आज मैं आपको ये टॉपिक इतने अच्छे से कराने वाली हूँ कि आपको कभी लाइफ में इस टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई विल टेल यू द क्रक्स, कुछ ऐसे आपको रूल्स बता दूंगी कि आप कभी ये भूलने ही नहीं वाले हो। ठीक है, तो जस्ट वीडियो के आप एंड तक बने रहे एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल डू सब्सक्राइब टू इट। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ सी, सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पर बात करने से पहले वी नीड टू डिस्कस कि फ्रेज एंड क्लॉज क्या होता है। ठीक है, तो हमारा साथ साथ एक और टॉपिक भी जो है वो इंपॉर्टेंट कवर होने वाला है इसके साथ। तो देखो, फ्रेज एंड क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्पोनेंट। मतलब फ्रेज क्या होते हैं भाई, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसके अंदर ना तो आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब जो काम कर रहा होता है, और वर्ब, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, एक्शन वर्ड। मतलब ना तो आपको यहाँ पे काम करने वाला मिलेगा, ना यहाँ पे वो जो काम कर रहा है वो दिखेगा। सिर्फ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनका कोई मतलब भी नहीं होगा। मतलब अगर उनको देखा जाए एक सेंटेंस की फॉर्म में तो उनका कोई मतलब भी नहीं है। मतलब ना तो सब्जेक्ट, ना वर्ब, ना कोई मतलब। ठीक है, तो वो होंगे हमारे फ्रेजेस। ठीक है, अब पर आपको ये देखना है कि फ्रेजेस के अंदर ना हर वर्ड का अपने आप में तो मतलब होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, फ्रेजेस का मतलब यहाँ पर क्या है जो मैंने रेड से हाईलाइट करे हुए हैं। फिश स्विम्स इन द वाटर। अब देखो, इन द वाटर यहाँ पर क्या है, फ्रेज है भाई, ग्रुप ऑफ वर्ड है ना। इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का इन द वाटर का क्या मतलब हुआ, कोई अपने आप में, इज इट दे आर दे गिविंग एनी कंप्लीट सेंस, आर दे गिविंग एनी कंप्लीट सेंस इन द वाटर। क्या इन द वाटर मतलब तो है, देखो वाटर का मतलब भी होता है, इनका मतलब भी प्रेपोजिशन है, द भी एक आर्टिकल है, और वाटर का मतलब पानी, हम सबको पता है। मतलब तो है, पर दे आर नॉट गिविंग अ कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस नहीं है। मतलब आई वुड से कि फ्रेज जो है इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ना तो इसके अंदर सब्जेक्ट है, ना इसके अंदर वर्ब है, और ना ही ये कोई कंप्लीट सेंस देते हैं। सेंस तो देते हैं बट कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं, है ना। और अब देखो, जैसे नेक्स्ट, शी इज स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। अब ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर अगर खाली, आप देखो ऑन द फ्लोर, क्या ऑन द फ्लोर, है ना। तो ना तो सब्जेक्ट है, ना कोई, किसके बारे में बात यहाँ पर हो रही है, डूअर यहाँ पे कौन है, कर्ता कौन है, हमें नहीं पता है। उसके बाद यहाँ पर वर्ब क्या है, हमें नहीं पता है। इन द फ्लोर बस बोल दिया, कंप्लीट सेंस भी नहीं पता चल रही। पता चल रहा है कि सॉरी, ऑन द फ्लोर, कि फ्लोर के ऊपर कुछ है बट हमें नहीं पता कि क्या है फ्लोर के ऊपर, है ना। तो यहाँ पर फ्रेजेस जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता। एंड each word of a phrase has a meaning, like every word of a phrase it has a meaning, but when they are taken together, when they are taken collectively, they don't give you any meaning. Okay, they will not give you a complete sentence wala meaning. I'm talking about that. सो अब हम देखेंगे कि फिर क्लॉज क्या होता है। नाउ क्लॉज जो होता है उसका स्टेटस फ्रेज से ऊपर होता है, क्योंकि क्लॉज जो है वो अपने आप में कंप्लीट सेंस दे देता है। मतलब फ्रेज की कंप्लीट सेंस नहीं होती है, बट क्लॉज जो होता है उसकी कंप्लीट सेंस होता है। मतलब क्लॉज के पास एक सब्जेक्ट भी है भाई, जब कर्ता भी मिल गया और हमें वर्ब भी मिल गया, क्रिया भी मिल गया, तो कंप्लीट सेंस तो आ ही जानी है ना, नेचुरली। Okay, so clause is a group of words containing a subject and a verb. Clause gives a complete meaning. एक complete meaning जो है वो आपको दे देता है। जैसे कि देखो, अब ये जो रेड से मैंने हाईलाइट करे हुए हैं, फिश स्विम्स, मछली तैरती है, बिल्कुल इट इज गिविंग अ कंप्लीट सेंस ना। अब चाहूँ तो इसमें फ्रेज ऐड करके इसको और डिस्क्रिप्शन दे सकती हूँ। मतलब आपको समझ में आ रही है बात, कि फ्रेज जो है ना वो, क्लॉज जो है वो फ्रेज के बिना चल सकता है, बट फ्रेज जो है वो क्लॉज के बिना नहीं चल सकता। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ, ज़्यादा कंप्लीट अपने आप में क्या हुआ, क्लॉज हुआ, है ना। क्योंकि वो तो फ्रेज के बिना फिर भी चल जाएगा, बट फ्रेज जो है उसका गुजारा क्लॉज के बिना नहीं है। शी इज स्लीपिंग। अब देखो वो सो रही है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो शी है, क्योंकि जिसके बारे में बात हो रही है जो डूअर है। स्लीपिंग हमारी क्रिया हो गई, तो वर्ब भी मिल गया, सब्जेक्ट भी मिल गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास एंड शी इज स्लीपिंग एक हमें मीनिंग भी दे रही है। ठीक है भाई, शी इज स्लीपिंग, आप वो हटा के देख लो बाद वाला तो भी मीनिंग है, बट
तो ये हमारा क्या हुआ, क्लॉज हुआ। बट अब इसके बाद आप देखिए ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर मैं ऐड कर देती हूँ ना तो मेरा सेंटेंस ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव लगता है कि शी इज स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दे देता है, बट उसके बिना भी चल जाएगा। तो ऑन द फ्लोर यहाँ पर क्या हुआ, फ्रेज हुआ। शी इज स्लीपिंग क्या हुआ, क्लॉज हुआ। और दोनों को साथ में अगर जोड़ती हूँ तो अच्छी खासी डिस्क्रिप्शन मिल जाती है, ठीक है। वैसे ही दे विल मीट एट द कॉन्सर्ट, अब दे विल मीट क्या हुआ, क्लॉज हुआ, एंड एट द कॉन्सर्ट इज फ्रेज। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया फ्रेज एंड क्लॉज के बीच में डिफरेंस, ठीक है। ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, ऐसा नहीं है कि फ्रेजेस एंड क्लॉजेस का नहीं क्वेश्चन पूछ लेते। आई रिमेंबर आई गेस एसएससी के अंदर फ्रेजेस एंड क्लॉज पे भी क्वेश्चन जो था वो आया हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। अब उसके बाद जो हमारे पास अगला क्वेश्चन अराइज होता है ना, वो ये होता है कि क्लॉज जो होता है ना बेटा, क्लॉज जो है दे आर ऑफ टू टाइप्स। क्लॉजेस के भी टाइप्स जो होते हैं वो दो होते हैं, मेन क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज या फिर सब ऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। मतलब देखा जाए तो क्लॉज भी हमारे दो तरीके के होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट को मेन भी बोल देते हैं और डिपेंडेंट को हम लोग सब ऑर्डिनेट भी बोल देते हैं। अब देखिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज में फटाफट एक बार मतलब देख लें ताकि हमारे लिए सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वाला टॉपिक जो है वो बहुत इजी बन जाए। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। मतलब जो अपने आप में एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस कर ले। मतलब देखो सब भाई क्लॉज है तो सब्जेक्ट वर्ब तो दोनों के पास ही होना है ना। और मीनिंग भी काफ़ी हद तक उन्होंने देना ही है क्योंकि वो क्लॉज की कैटेगरी में है, ठीक है। मतलब मीनिंग भी होगा, सब्जेक्ट एंड वर्ब भी होंगे, तो फिर इनमें डिफरेंस क्या होता है, कहीं ना कहीं डिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में अधूरा होगा। मतलब मीनिंग कहीं ना कहीं थोड़ा लैक कर रहा होगा, तभी तो डिपेंडेंट बन गया ना। बस इतना सा ही फर्क है, दोनों के अंदर सब्जेक्ट वर्ब है, दोनों ही काफ़ी हद तक मीनिंग देंगे। पर इंडिपेंडेंट है भाई, वो इंडिपेंडेंट है, वो अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, और डिपेंडेंट क्लॉज कहीं ना कहीं अभी अधूरा है। मतलब देखा जाए तो पहले फ्रेज है, फिर फ्रेज के बाद हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, और सबसे परफेक्ट क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, जो अपने आप में बिल्कुल पूरा है। फॉर एग्जाम्पल, जिम स्टडीड इन द कैफेटेरिया फॉर हिज केमिस्ट्री क्विज। नाउ दिस इज कंप्लीट इन इट सेंस, है ना। व्हेन जिम स्टडीड इन द कैफेटेरिया फॉर हिज केमिस्ट्री क्विज, अब देखो व्हेन तो क्या हुआ उसके बाद, व्हेन जिम स्टडीड इन द कैफेटेरिया फॉर हिज केमिस्ट्री क्विज। आगे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ बताएंगे, जब वो पढ़ रहा था। अब यहाँ पर इट इज इनकम्प्लीट इन इट सेंस ना, जब वो पढ़ रहा था तो क्या हुआ, व्हेन जिम स्टडीड इन द कैफेटेरिया फॉर हिज केमिस्ट्री क्विज he met his professor, ठीक है ना। अब नाउ इट इज गिविंग अ कंप्लीट सेंस। सो मैंने आपको बताया है कि फ्रेज जो है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है, ना तो सब्जेक्ट ना वर्ब। डिपेंडेंट क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो आ गया है और काफ़ी हद तक कंप्लीट हमें काफ़ी हद तक दिखेगा। बट इंडिपेंडेंट क्लॉज में सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और बिल्कुल कंप्लीट है। तो देखा जाए तो डिपेंडेंट क्लॉज में भी थोड़ी सी कमी अभी है सेंटेंस बनने में, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि क्लॉज जो है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज कंप्लीट क्लॉज है तो दोनों तो सब्जेक्ट और वर्ब तो उसमें है ही, इंडिपेंडेंट है तो कंप्लीट, डिपेंडेंट है तो इनकम्प्लीट थॉट। अब फिर हम देखने वाले हैं, ये मैंने आपको फॉलो अप एक्सरसाइज इसमें से दिया हुआ है। यू हैव टू टेल मी कि इसमें डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है और इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है। मैं इस पर क्यों इतना फोकस कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम ये मास्टर कर लेंगे ना तो आगे आने वाला सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स हमारे लिए सिर्फ 5 मिनट का टॉपिक रह जाएगा। तो आप इसमें से ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। फ्रेज तो इसमें है ही नहीं, ठीक है ना। मैंने इसमें आपको क्या दिया है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को जल्दी से सॉर्ट आउट करके दिखा दो। व्हेन द प्रेसिडेंट अराइव्स, क्या अपने आप में कंप्लीट थॉट है इसमें। देखो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, प्रेसिडेंट सब्जेक्ट, अराइव्स वर्ब, बट इट इज नॉट गिविंग अ कंप्लीट थॉट, सो इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। I enjoy sitting by the fireplace and reading, so this is complete. Now this is independent clause. Because I can't arrive for the bus, now this is again dependent clause, dependent है ना। तो वैसे ही आप ये बाकी के आइडेंटिफाई खुद करेंगे एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अच्छा,
अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल सेंटेंसेस। ओके, तो अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस कुछ नहीं होता, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है ना, वही हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर सब कुछ बेसिक बेसिक है, कोई हाई फाई सेंटेंस नहीं है, कोई दो सेंटेंसेस आपस में जुड़े नहीं हुए कंजंक्शंस के थ्रू, एक ही सिंपल सेंटेंस है जो मुझे कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर प्रोवाइडिंग यू द कंप्लीट मीनिंग, है ना? एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपको मीनिंग दे रहे हैं, और वही तो काम हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज करता है। कोई हाई फाई तो होता नहीं है, एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, और आपको हाँ कंप्लीट मीनिंग ज़रूर दे रहा होगा। डिपेंडेंट क्लॉज नहीं आएगा इसके अंदर, सिंपल के अंदर। मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर सिंपल सेंटेंसेज। इट हैज़ द ओनली मोस्ट एलिमेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ सेंटेंस। बड़े ही बेसिक बेसिक होंगे, कोई हाई फाई नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा कि दो सेंटेंसेज आपस में जुड़े होंगे। अभी आपको आगे ना और अच्छे से समझ में आने वाला है। सो सब्जेक्ट वर्ब होगा इसके अंदर, एंड इट विल गिव यू अ कंप्लीट थॉट। तो ये हमारा क्या होगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो सिंपल सेंटेंसेस का एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिना वेटेड फॉर द ट्रेन। ओके, इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड देयरफॉर इट इज अ simple sentence. The train was late. It is again a simple sentence. ओके, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस हुआ। अब फिर हम देखते हैं कि फिर कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स क्या होता है। देखो, कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होता है? जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, मतलब जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस आपस में जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कंजंक्शन। अभी कंजंक्शन का टॉपिक अगला उठेगा। पहले सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, फिर अगला कंजंक्शंस। ऐसे करते करते हम हर ग्रामर के टॉपिक को उठाएंगे और पूरी इंग्लिश ग्रामर के अंदर मास्टर कर लेंगे। पूरी इंग्लिश ग्रामर हमें रूट्स के साथ आ जाएगी। और जब ग्रामर आप लोगों को आ गई है, वन मोर टिप, इसको यूज़ करना स्टार्ट करिए अपनी डेली यूज़ के अंदर। ट्राई टू कम्युनिकेट, चाहे बिट्स ऑफ वर्ड्स ही आप लोग मतलब थोड़ा थोड़ा उठाइए वर्ड्स को। अगर आपको शर्म आती है, यू फील एम्बैरेस्ड कि कैसे एकदम से इंग्लिश बोल देंगे, ऑकवर्ड लगेगा, तो थोड़े थोड़े वर्ड्स को यूज़ करना स्टार्ट कर लो ना। फिर उसके बाद जब थोड़े से वर्ड से आप सेंटेंसेस पे मूव करेंगे तो बहुत ही ईजी रहेगा आपके लिए। तो ट्राई टू यूज़ देम। मास्टर आप ग्रामर तो कर ही रहे हो, तो इट विल गिव यू अ कंप्लीट पैकेज। So compound sentences have two independent clauses together with a conjunction. जब दो independent sentences को, यानी कि अगर बोले तो दोनों simple sentences को, है ना, independent तो simple ही होते थे, जब दो simple sentences को उठाकर मैंने कंजंक्शन कुछ नहीं है, फेविकॉल है, ग्लू है, मैंने दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को उठा के ग्लू लगा दी उनके बीच में, उनको बांध दिया, तो वो क्या बन गए? कंपाउंड सेंटेंसेस बन गए। मतलब दोनों आपस में पूरे थे भाई, किसी को किसी की ज़रूरत नहीं थी, दोनों इंडिपेंडेंट थे, फिर भी साथ में आके कंजंक्शन से जुड़ गए। जैसे कि पिछले वाले देखो, दो जो थे ये वाले, हिना वेटेड फॉर द ट्रेन एंड द ट्रेन वॉज लेट, दे बोथ वर कंप्लीट इन देयर सेंसेस, राइट? तो मैंने इसी को ही जोड़ दिया, मैंने क्या लगा दिया बीच में? बट। हिना वेटेड फॉर द ट्रेन बट द ट्रेन वॉज लेट। तो सिंपल और कंपाउंड में ये डिफरेंस होता है। सिंपल के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, कंपाउंड में दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे और वो दोनों जुड़े होंगे, तो थोड़ा सा उसका लेवल जो है वो सिंपल से ऊपर हो गया, मतलब थोड़ा सा हाई फाई बन गया ना। और क्योंकि अब इसके अंदर दो सिंपल आ गए और आपस में बीच में कंजंक्शन लग गई। अब उसके बाद देखिए अगली लाइन, कंपाउंड सेंटेंसेस आर जॉइंड टुगेदर बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब ये कुछ नया टर्म आ गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? अभी जब हम कंजंक्शंस पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में हम इस पे बात करेंगे, एक एक कंजंक्शन को उठाएंगे और डिस्कस करेंगे, क्या वो कोऑर्डिनेटिंग है या फिर एक और सबऑर्डिनेटिंग है, वो है। तो अभी आपको लग रहा होगा कि मैम व्हाई द हेल इज मैम टेकिंग न्यू हाई फाई टर्म्स टू कंफ्यूज अस, बट माई पर्पस इज नॉट टू कंफ्यूज यू, माई पर्पस इज टू एडुकेट यू, टू गिव you more and more knowledge. Okay, so compound sentences are joined together by coordinating conjunctions. मतलब compound, C for compound, C for coordinating, ठीक है ना? ऐसे ऐसे याद कर लो। compound sentences के बीच में जो conjunctions का इस्तेमाल किया जाता है वो coordinating conjunctions होते हैं। अब देखिए coordinating conjunctions हमारे कौन से होते हैं, ये जो मैंने हाईलाइट करे हुए हैं। उससे पहले ना एक और चीज़ समझते हैं, फिर अभी इस पर आएंगे कि देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं ना वो ये होते हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट, ऑफ, येट, सो। मतलब इसके अलावा कितने हो गए? ये 7 हो गए ना। कोई 8th कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो आप लोगों के लिए काम कितना आसान हो गया ना। मतलब इन 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद कर लो। जब भी ये 7 आपको दिखेंगी, 7
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आ गई तो सेंटेंस हमारा 100% कंपाउंड होना ही होना है, दिमाग हमें लगाना ही नहीं पड़ेगा। और इन 7 को याद करने के लिए पता है एक निमोनिक क्या है, फैन बॉयज। फैन बॉयज मतलब जब भी आपको फॉर का देखो एफ निकाल लिया, एंड का ए निकाल लिया, तो बन गया आपका जो निमोनिक, आपका क्रक्स जो बन गया है वो क्या है, फैन बॉयज। तो जब भी आपको फैन बॉयज की फॉर्म में कंजंक्शंस दिखने वाले हैं, मतलब आपको फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो दिखे, तो आपका सेंटेंस क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जहां पर आ गई वो हमारा कौन सा, कंपाउंड सेंटेंस बन गया। ठीक है, सिंपल में तो कंजंक्शन होती ही नहीं थी, ठीक है ना, और इसके अंदर मैंने आपको बता दी, अभी जो अगला आएगा उसमें भी बता दूंगी, तो फिर हमारे लिए आइडेंटिफाई करना कितना आसान हो गया ना। और सारे बैंक्स के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, आते ही आते हैं। यू कैन टेक एनी एग्जाम एंड नॉट इवन इन बैंकिंग एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स में भी आपको कहीं ना कहीं जहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश का लेवल अप होता है, जैसे केवीएस के अंदर आपको पूरे दिखने के चांसेस रहते हैं। आप लोगों ने केवीएस का पेपर देखा है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, उसमें लेवल कोई कम तो नहीं था ना इंग्लिश का, है ना। सीटेट का फिर भी कम होता है, केवीएस एंड डी ट्रिपल एस बी का अब कम नहीं होता है, तो उसके अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस होते हैं। यू कैन पिक योर सिलेबस एंड यू कैन सी, यू विल फाउंड दिस टॉपिक ओवर देयर। ओके, सो अब ज़रा इन्हीं के ही एग्जाम्पल्स हम देख ले, एक बार ज़रा डिस्कस कर ले फैन बॉयज वाले कंजंक्शंस पर। मीता डिड नॉट वॉन्ट टू अटेंड द वेडिंग फॉर ही हैड, सॉरी फॉर शी हैड, यहाँ पे मीता है तो यू हैव टू राइट शी हैड नो मनी टू बाय अ गुड वेडिंग गिफ्ट। मतलब देखिए दोनों सेंटेंसेस आपस में इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल है कंपाउंड सेंटेंसेस के। तो कंपाउंड में मतलब ये दोनों ही सेंटेंसेस जिनके बीच में फॉर लगा हुआ है, ये दोनों ही इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है ना, और बीच में मेरी लग गई क्या, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फॉर। अब देखो इंडिपेंडेंट कैसे है, पढ़ के देखो, दोनों का अपने आप में अलग अलग मीनिंग होगा। मीता डिड नॉट वांट टू बाय द वेडिंग गिफ्ट, ठीक है भाई, इट इज गिविंग अ कंप्लीट मीनिंग, उसको चाहे तो मैं इसको यहीं पे ही खत्म कर सकती हूँ, दैट मीता डिड नॉट वांट टू बाय अ वेडिंग गिफ्ट। बट देन उसके बाद इसको और बेहतर बनाने के लिए शी हैड नो मनी टू बाय अ वेडिंग गिफ्ट, मैंने उसको और डिस्क्राइब कर दिया। तो दोनों अपने आप में पूरे हैं, पूरा पूरा मीनिंग दे रहे हैं। अगर मैं इसको हटा दूं तो दोनों अपने आप में पूरे हैं, दे आर गिविंग यू कंप्लीट मीनिंग। और बीच में लग गया फॉर, और फॉर का मतलब क्या होता है, ये सारे कंजंक्शंस कब यूज होते हैं, मतलब क्या होता है, वो कंजंक्शंस वाली क्लास में पढ़ेंगे। अभी आई विल नॉट टेक दैट टू कंफ्यूज यू। नाउ रीता his went to her friend's house. I don't know why I have made these silly mistakes. Rita went to her friend's house, and she and her friend together went to attend the meeting. ठीक है, तो दोनों ही अपने आप में पूरे हैं, और बीच में क्या लग गया है, कंजंक्शन लग गया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, फैन बॉयज आपको दिख रहा है, फॉर, एंड, नॉर दिख रहा है, बट, येट, सो। अभी इनका कलेक्टिवली मीनिंग कि मैम फॉर का बताओ, नॉर कब आता है ये बताओ, येट कब आता है, क्योंकि येट, टिल, अनटिल बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, वो कंजंक्शंस की क्लास में। इसमें अगर उठा लिया तो फिर ये मेन रह जाएगा, और वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सो आई विल डिस्कस दैट वेरी सून, probably in the next class. Do let me know in the comment section what topic do you want to read the next. Okay, अब हमारे पास अब जो टॉपिक आया है दैट इज लास्ट वन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सिंपल हो गया, कंपाउंड हो गया, तो अब लेवल ज़रा ऊपर उठा ले और कर लेते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। नाम से लग रहा है कॉम्प्लेक्स मतलब वेरी, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, बट इट इज़ नॉट, ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज होगा। मतलब एक तो अपने आप में पूरा होगा, उसको किसी की ज़रूरत नहीं होगी, और जो डिपेंडेंट वाला होगा ना, उस बेचारे को किसी की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। मीनिंग आइए ज़रा आप देख लेते हैं इसको। अब देखो यहाँ जो आपको कंजंक्शंस दिखने वाले हैं ना, वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग उसमें थे, यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग या सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होंगे। यानी कि यहाँ पे फैन बॉयज वो फॉर, एंड, येट, सो से हटकर कुछ नए कंजंक्शंस होंगे, जैसे कि बिफोर, ऑल्दो, आफ्टर, व्हेनेवर, व्हेन, टिल, अनटिल, और आपको ये सब दिखने वाले हैं। ठीक है, सो बिकॉज माई कॉफ़ी वॉज टू कोल्ड आई हीटेड इट इन द माइक्रोवेव। अब देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस के पास कौन से वाला सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा ना, जो सेंटेंस के पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लग गया, वो सेंटेंस बेचारा हमारा डिपेंडेंट बन जाएगा। अब नाउ यू मस्ट बी हैविंग अ डाउट कि मैम अगर हम इस कंजंक्शन को हटा दें तो माई कॉफ़ी वॉज टू कोल्ड,
ठीक है ना, ये कंप्लीट है बिल्कुल। फिर उसके बाद आई हीटेड इट इन द माइक्रोवेव। अब आपको लग रहा होगा मैम अगर इस कंजंक्शन को हटा देते हैं तब भी तो दोनों हमारे इंडिपेंडेंट बन गए, मतलब ये तो कंजंक्शन ही काम बिगाड़ रही है हमारा, है ना। इफ यू विल रिमूव दिस कंजंक्शन, यू नो, अगर आप बिकॉज को यहाँ पे हटा दें, जस्ट एक बार मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बताना चाहती हूँ। बिकॉज माई कॉफी वॉज टू कोल्ड आई हीटेड इट इन द माइक्रोवेव। इसके अंदर बिकॉज को जरा एक बार हटा दो और इसको यहां से देखो, माई कॉफी वॉज टू कोल्ड आई हीटेड इट इन द माइक्रोवेव, ठीक है। अब इसके अंदर देखा जाए तो ये भी तो कंपाउंड के जैसा ही हुआ, क्योंकि दोनों सेंटेंसेस का अपने आप में बिल्कुल पूरा मीनिंग है। मतलब ये जो कंजंक्शन मेरी लग रही है ना यहाँ पे, फैन बॉयज वाली कंजंक्शन के अलावा जो भी कंजंक्शन हमारी लग रही है, वो कंजंक्शन ही बेचारे को डिपेंडेंट क्लॉज बना देती है। मतलब अपने आप में सेंटेंस में कमी नहीं है, वो कंजंक्शन ही सबऑर्डिनेट कर रही है उसको। सबऑर्डिनेट का मतलब समझते हो ना, इन अ लोअर पोजिशन। एक कंपनी के अंदर एक बॉस होता है और जो उसके एम्प्लॉयज होते हैं उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उसके नीचे आते हैं। तो मतलब ये कंजंक्शन को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कंजंक्शन ही एक सेंटेंस को सबऑर्डिनेट बना देती है। एक कंजंक्शन ही उसका काम बिगाड़ के उसको डिपेंडेंट कर देती है। अपने आप में तो वो इंडिपेंडेंट ही होता है। और ये कंजंक्शंस कौन सी होती हैं, अब ये बहुत सारी होती हैं। तो जो फैन बॉयज को छोड़कर जो भी कंजंक्शन आपको दिखेगी वो सारी की सारी हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होंगी। तो कितना आसान हमारे लिए हो गया आइडेंटिफाई करना। एक बार जरा एक सेंटेंस और उठाते हैं उन बच्चों के लिए जिनको ये टॉपिक समझ में नहीं आया, फिर लास्ट में एक बार सारा रिवाइज करेंगे। व्हेन आई मेड डिनर माई मॉम स्माइल्ड, ठीक है। उसी बात को दोबारा एक्सप्लेन करी हूँ जो मैंने अभी करी है। यहाँ पे देखो वेन जिसके साथ लग गया, मतलब वो वाला मेरा वेन जो है वो फैन बॉयज वाला कंजंक्शन तो नहीं था, ये तो कुछ अलग आया है। तो ये वाला जो कंजंक्शन है ये मेरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिस सेंटेंस के पहले लग जाता है वो सेंटेंस मेरा डिपेंडेंट क्लॉज बन जाता है, यानी कि डिपेंडेंट सेंटेंस मेरा बन जाता है। अगर मैं इसको हटा दूं ना वेन को, तो देखो दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट है, दोनों को जरूरत नहीं है एक दूसरे की। आई मेड डिनर माई मॉम स्माइल, पूरे हैं भाई, दे आर गिविंग यू कंप्लीट सेंस। बट इट इज द कंजंक्शन जिसने काम बिगाड़ा है, जिसने आने के बाद एक सेंटेंस को डिपेंडेंट बना के रख दिया है। आई हैव गिवन द एक्सप्लेनेशन ओवर हेयर इन इंग्लिश ऑल्सो, यू कैन रीड इट। ओके, सो आई होप आपको बात समझ में आई होगी दैट नॉट ओनली डू दे कनेक्ट द क्लॉजेज, मतलब जो सब ऑर्डिनेटर्स की बात कर रहे हैं हम, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस खाली सेंटेंस को ग्लू नहीं करते, जोड़ते नहीं है, बट दे ऑल्सो सबऑर्डिनेट द वन दैट दे आर इंट्रोड्यूसिंग। मतलब ये उसको छोटा भी बना देते हैं, उसको सबऑर्डिनेटिंग भी बना देते हैं जिसके पहले लगते हैं। मतलब ये तो काम खराब कर देते हैं, इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट बना देते हैं। तो सेंटेंस में गड़बड़, सेंटेंस में डिफरेंस नहीं होगा। अगर सेंटेंस को अभी तक हम लोग क्या करते थे, पेपर में ढूंढने बैठ जाते थे कौन सा इंडिपेंडेंट कौन सा डिपेंडेंट, और उसी में सारा टाइम वेस्ट कर लेते थे। अब आपको सेंटेंस को नहीं देखना, अब आपको कंजंक्शन को देखना है, और कंजंक्शन को देखकर आप पता लगा लोगे कि भाई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो सेंटेंस हमारा कंपाउंड होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स होगा। और ये देखने में आपको सिर्फ कुछ सेकेंड्स लगेंगे और आप इसमें फुल मार्क्स लेकर आ सकते हो। ओके, एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बेटा बहुत सारे होते हैं, एज आई हैव रिटन ओवर हियर दैट देयर आर मेनी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सो मेमोराइजिंग देम वुड बी अ जायंट टास्क। ठीक है, तो इसीलिए आप कोऑर्डिनेटिंग वाली याद कर लो, फैन बॉयज, उसके अलावा आपको जो दिखें वो आपके लिए सबऑर्डिनेटिंग हो जाएंगे। तो अब ये एक्सरसाइज है, सिंपल सेंटेंसेस मतलब जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, कंपाउंड सेंटेंसेस जिसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो और बीच में फैन बॉयज वाली कंजंक्शंस लगी हो, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जिसमें एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, और वो डिपेंडेंट वाला क्लॉज बेचारा अपने आप में तो कंप्लीट ही होगा, बट सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ने आके उसको डिपेंडेंट बना दिया होगा, तो एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज बन जाएगा। और फैन बॉयज के अलावा जो भी कंजंक्शंस होंगी वो हमारी सारी डिपेंडेंट क्लॉज बना देती हैं, वो हमारी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं। सो नाउ यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई देम। आई हैव गिवन सम सेंटेंसेस हेयर, देन आई हैव गिवन सम आंसर्स ऑल्सो हेयर। मतलब आप क्वेश्चंस करिए, आप अपने आंसर्स को टैली करिए, एंड डू लेट मी नो योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया, बिकॉज इट टेक्स लॉट्स ऑफ करेज एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट्स कि आपके सामने वीडियो को लेकर आ रहे हैं, सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।